वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को प्लीज़ नोट कर लेना, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको डिस्कस करेंगे और साथ ही अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज द फर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। सपोज कीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है, जिसे दो पार्टनर्स मिलकर चलाते हैं। अब ये दो पार्टनर्स जब इस स्कूल को मिलकर चला रहे हैं और फॉर्म क्लोज हो गई, तो इट मीन्स इनकी अपने आप ही अंडरस्टैंड है कि पार्टनरशिप तो क्लोज हो ही जाएगी, फॉर्म ही नहीं चल रही तो इन दोनों में पार्टनरशिप कहाँ से रहेगी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि फॉर्म है, फॉर्म कंटिन्यू चल रही है, दो लोग काम कर रहे थे इस फॉर्म में, वो चला रहे थे, लेकिन इन दो लोगों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट अब क्लोज हो गया है। क्या क्या कारण हो सकते हैं एग्रीमेंट के क्लोज होने के? फर्स्ट हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई हो। ठीक है, हमने पढ़ा था हमारा पार्टनरशिप का जो हम चल रही है सीरीज़, इसमें आपने देखा है जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है अब ये जो पार्टनर जो पहले काम कर रहे थे, अब पहले वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले रहे थे, लेकिन 1:1 में ले रहे थे कि इक्वल पार्टनरशिप फॉर्म में, लेकिन हो सकता है इनमें से एक ज़्यादा काम करता है, दूसरा कम काम करता है, तो वो कहेंगे कि क्यों, जो ज़्यादा टाइम दे रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने चाहिए, तो इसलिए इन्होंने अपने पिछले एग्रीमेंट को क्लोज़ कर दिया है। तो एग्रीमेंट क्लोज़ हो गया, लेकिन ये जो फर्म है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा हो सकता है इनको लगा कि हमें अच्छे प्रॉफिट्स रन हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें बिजनेस को आगे और एक्सटेंड करना चाहिए। एक्सटेंड करना चाहिए तो हमें कैपिटल और चाहिए, कैपिटल और चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक पार्टनर और इन्वॉल्व कर लें, तो वो आएगा तो साथ में कैपिटल तो लेके आएगा ही ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ऐसे केस में भी जो उनका पुराना एग्रीमेंट था, जो पहले उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है इनमें से एक एडमिशन के बाद, तीन हो गए ना ये, तो इनमें से दूसरा कोई जाने को तैयार हो जाए, छोड़ना चाहे। ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा, कोई भी कारण हो सकता है, उसका पर्सनल रीज़न भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होने से भी एग्रीमेंट जो है क्लोज हो जाता है। अब उनके नया एग्रीमेंट बनेगा, जो पार्टनर काम करेंगे, इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर होने पर भी एग्रीमेंट क्लोज होगा, जो पार्टनर्स रह जाएंगे उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो जब भी एग्रीमेंट क्लोज हो रहा है, इट मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है। ठीक है, और भी कारण हो सकते हैं इसके। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंस हो गया तो वो अपनी कैपिटल बिजनेस में से निकालना चाहता है, या उसके पास पैसा ही नहीं है, पूरा मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो वर्क प्लेस पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में भी क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, जितने टाइम के लिए उन्होंने काम करना था, पहले एग्रीमेंट किया था, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो तब भी एग्रीमेंट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। और जो हमारी इस कंडीशन में फॉर्म अगर कंटिन्यू चल रही है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ये भी हो सकता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, ये स्कूल चल रहा है, लेकिन इन दो पार्टनर्स के अलावा कोई और पार्टनर चला रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ, द एग्रीमेंट इज क्लोज। ठीक है, इनके साथ कोई और आ जाता है काम करने के लिए, तो एग्रीमेंट इज क्लोज होता है, लेकिन पार्टनरशिप जो फॉर्म थी वो चलती रहती है। ओके, अब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की हमने बात की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप की तो हमने बात की, तो वो तो हम पहले कर चुके हैं, रिटायरमेंट में भी था, एडमिशन में भी था, तो वहाँ पर जो आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उनमें क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट एंड समटाइम्स हमने लोन अकाउंट बनाया, अगर बैलेंस शीट में हमें लोन दे रखा था तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में लोन अकाउंट को भी मेंटेन किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता कैसे है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात करेंगे। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट किस किस तरीके से हो सकता है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी में अगर सहमति है, सभी पार्टनर एग्री कर रहे हैं तो वहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। सेक्शन 40 कहता है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 कहता है व्हेन ऑल और वन पार्टनर ऑफ द फॉर्म बिकम इंसॉल्वेंट, तो उस कंडीशन में कंपल्सरी हो जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना। व्हेन बिजनेस ऑफ फॉर्म बिकम्स अनलॉफुल, अगर बिजनेस है या कोई भी फॉर्म है वो जो फॉर्म बिजनेस कर रही है वो अनलॉफुल तरीके से कर रही है, तो ऐसे केस में भी जो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑन हैपनिंग ऑन ऑफ एन इवेंट। सेक्शन 42 कहता है इफ़ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर हो तो डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाए तो उस केस में भी, एंड एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ विच द फॉर्म वाज फॉर्म्ड, देन भी जो है पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है, और फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द फॉर्म वाज फॉर्म्ड, तो ऐसे केस में भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया जिसलिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई गई थी, तो फॉर्म जो है पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है बाय नोटिस। सेक्शन 43 कहता है द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट फिक्स्ड, तो ऐसे केस में एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फॉर्म। सेक्शन 43 इन दोनों केसेस में ही पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करने की परमिशन देता है। सम टाइम इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इज नेसेसरी, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और वो सारी कंडीशंस जो कि विदाउट कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस के पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो उस केस में कोर्ट की इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाती है। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, माइंडली जो है मेंटली जो है वो इल हो चुका है, सिक हो चुका है पार्टनर, तो उस कंडीशन में जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो है डिसॉल्व की जा सकती है। द फॉर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सपेक्टेड एट अ लॉस, अगर फ्यूचर में लॉस को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट परमिशन दे सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो को डिसॉल्व कर दिया जाए। परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, लगातार अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं पार्टनर, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से पूरा नहीं निभा पा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में भी जो है कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दो। ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म टू थर्ड पार्टी, जहाँ जिस फॉर्म में आप काम कर रहे हो उस फॉर्म से रिलेटेड आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, जो पार्टनर है मतलब वो, और किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भी दूसरा पार्टनर अगर जाकर कोर्ट में अपील डालेगा तो उस कंडीशन में कोर्ट परमिशन दे देता है। कोर्ट सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, उसको लगता है कि वाकई में ऐसा है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे देगा। विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर ऐसा है तो भी कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि ठीक है पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है उसको ही आप लगातार पूरा नहीं कर रहे, जानबूझकर ऐसा कर रहा है कोई पार्टनर, तो कोर्ट इसके लिए परमिशन दे देता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट है इसमें द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीज़न, अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि यस राइट है, ठीक है ऐसा करना, फॉर्म को डिसॉल्व करना और लॉफुल भी है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है परमिशन दे देता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया कि क्या रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे। ठीक है, अब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है तो क्या क्या होगा, देखो फर्स्ट तो एसेट्स जो होंगी पार्टनरशिप फॉर्म में, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, अब जो वहाँ पर कुछ एसेट्स भी होंगी तो उन एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। दूसरा, जिस टाइम पर बिजनेस को बंद किया गया तो वो तो को पैसा भी तो देना होगा, तो लाइबिलिटीज़ भी तो होंगी, तो उन लाइबिलिटीज़ को पे किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा,
जो भी एक्सपेंसेस होंगे ऐसा सब करने में, एसेट को सेल करना है, लाइबिलिटीज़ को पे करना है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी, वो उन सारे कामों को करेगा, अपना टाइम लगाएगा, तो एक्सपेंसेस तो हुए, तो उन एक्सपेंसेस को पे किया जाएगा। दूसरा और क्या होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, जो रिजर्व्स होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होंगे, जो प्रॉफिट का वो पार्ट्स जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, रखा हुआ था फ्यूचर के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स में। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है उस डेट तक जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी तो उनको दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसके लिए रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा हमारा। और तीसरा जो होगा यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हमारी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो पार्टनर्स गए हैं फॉर्म को छोड़ के या कोई और नया पार्टनर आया है, तो पहले जो बैलेंस शीट की में जो भी था लाइबिलिटी थी और एसेट्स थी, अब नई बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं कि हाँ भी अब क्या है एज इस डेट पे, क्योंकि उसमें से कुछ रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एसेट्स और लाइबिलिटी की रीवैल्यू हुई तो उनको दिखाया गया, ठीक है, तो वहाँ पर बैलेंस शीट होती थी। लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म में डिसॉल्व हो गई, वो ही ख़त्म हो गई या वो क्लोज डाउन हो गया बिजनेस, तो उसकी बैलेंस शीट का तो कोई यूज़ ही नहीं रह जाता है ना, तो यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनाते। पार्टनरशिप में फॉर्म डिसॉल्व होने के बाद कोई बैलेंस शीट नहीं बनती है, ठीक है। तो जो अकाउंट्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहता है यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। फर्स्ट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम 3 स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट इसका जो स्टेप है वो कहता है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी को ब्रोट डाउन करो। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में है उसको ब्रोट डाउन करते हैं। सेकंड क्या करना है, एसेट्स को सेल कर देना है और लाइबिलिटीज़ की को पे करना है, ठीक है। तो एसेट्स की जो सेल वैल्यू हुई उसे लिखा जाएगा और लाइबिलिटीज़ की जितनी पेमेंट होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी। एक्सपेंसेस पेड किए उनको शो किया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी इस एसेट्स एंड लाइबिलिटी की को सेल करने से और एसेट्स को सेल करने से, लाइबिलिटी को पे करने से जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद पता चल जाएंगे, तो उसको कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट जो हम इसमें अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर और सेकंड लोन बाय पार्टनर टू फॉर्म। दोनों कंडीशन हो सकती है कि फॉर्म ने जो है पार्टनर से लोन लिया भी हो सकता है और पार्टनर को लोन दिया भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दिस विल बी क्रिएटेड ओनली द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है। पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म, अगर पार्टनर ने फॉर्म को लोन दे रखा है या फॉर्म से लोन ले रखा है तो उसी कंडीशन में लोन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर बिजनेस ने किसी यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दे रखा है या किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है तो ऐसी कंडीशन में उसे रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट और लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमें कैपिटल का बैलेंस डालना होगा, रिजर्व्स डालने होंगे, रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस आता है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट में जो है या जिस डेट को फॉर्म जो है डिसोल्यूशन हो रहा है फॉर्म का, उस डेट तक जितना प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक और भी चीज़ है, इसमें एसेट अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो वो भी पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी और अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है किसी लाइबिलिटी की वो भी ट्रांसफ़र होगी पार्टनर कैपिटल में। सारे ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद फाइनली देखा जाएगा कि पार्टनर्स को कितना पे करना है फॉर्म को या पार्टनर ने फॉर्म को कितना पे करना है, ठीक है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। और लास्ट इसमें बनेगा कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट दिस विल बी क्रिएटेड फॉर कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम एसेट्स को सेल करेंगे, लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, तो वो कैश में या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या चेक के थ्रू कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये अकाउंट मेंटेन करना नेसेसरी हो जाता है। ऐसे ही पार्टनर से लोन लिया हुआ है या दिया हुआ है तो उस कंडीशन में दिया हुआ है फॉर्म ने लोन, तो उस कंडीशन में उसको अमाउंट रिसीव होगा फॉर्म को, ठीक है, और फॉर्म ने ले रखा है तो उसे पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट हो जाता है ये बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना। ओके,
नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें हमारा जर्नल एंट्रीज का यूज़ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है एग्जाम्स में आपसे जर्नल एंट्रीज भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर आपको रूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हमने पढ़ा था 11th क्लास में, आपने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल होता है डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। ठीक है, किसके लिए बनाया जाता है स्टूडेंट, ये पर्सनस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सच एज पर्सन नेम भी हो सकता है, पार्टनर का नाम भी हो सकता है, कंपनी का नाम भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा था, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट्स बेसिकली यूज़ होता है एसेट्स के लिए, और इसका रूल क्या है जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखिए जल्दी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो एसेट्स के लिए होता है, एसेट्स कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, स्टॉक एक्सेट्रा। तो जितनी भी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स आएंगी वो सारी ही एसेट्स में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये किस लिए बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस को शो करने के लिए बेसिकली। ठीक है, उसके लिए यूज़ हो रहा है ना, अगर आपको गेन हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है होना, तभी आप आगे ट्रांजैक्शन को ईजिली कर सकेंगे। देखिए, अब कर रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो अकाउंट यहाँ पर मेंटेन होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट ही मेंटेन होगा, जिसके लिए आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट जो इसकी है ये डेबिट साइड है, जिसमें हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट इन रुपी साथ में जरूर लिखना है, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये इसकी हो गई क्रेडिट साइड। यानी कि जहाँ आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो आपकी कॉपी पे जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है आपके हाथ का, जो जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड आ रहा है वो आपकी क्या है, डेबिट साइड, और जिस साइड राइट हैंड आ रहा है वो होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, सेम ब्लैक बोर्ड पे भी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, तो वही क्या होगा, लेफ्ट हैंड वाली साइड डेबिट एंड राइट हैंड वाली साइड क्रेडिट। ओके, देन रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो बैलेंस शीट में हमें एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्स्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे, देखो बैलेंस शीट में हमें एसेट्स दे रखी होती है। ठीक है, और एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं एसेट्स की, तो उसे लिखेंगे टू ऑल एसेट्स ब्रॉट डाउन। ठीक है, ऑल एसेट ब्रॉट डाउन, जितनी भी एसेट्स दे रखी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, प्लांट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, एक्सक्लूडिंग कैश। ओके, कैश नहीं लेना, कैश एंड बैंक का तो आप अलग से अकाउंट बनाएंगे। फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक, ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या सस्पेंस अकाउंट दे रखा है तो वो आपको नहीं लेना है यहाँ पर। उसे क्या करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सेम डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, जो कि लॉस का बैलेंस होता है, एसेट साइड में दिया हुआ होता है, तो वो भी यहाँ नहीं आएगा, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अगर है किसी पार्टनर का तो वो भी नहीं लेंगे। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, और लोन टू पार्टनर है तो वो यहाँ नहीं लिया जाएगा। ओके, तो जितनी भी एसेट्स होंगी हमारी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, टेंजिबल और इंटेंजिबल जो एसेट्स होंगी उनका टोटल यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब इसकी अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी फॉर क्लोजिंग एसेट्स की, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ इसका डेबिट का क्या मतलब है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ऑल एसेट्स, सैंड्री एसेट्स, तो एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें सेम जो लाइबिलिटीज़ है उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो लाइबिलिटीज़ हमारी इस साइड पे आ जाएंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी। अब यहाँ पर भी है कि क्या क्या नहीं लेना, एक्सक्लूड करना है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम जैसे यहाँ पर डेबिट बैलेंस नहीं लिया था क्योंकि वो लॉसेस थे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, तो यहाँ पर भी जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्रॉफिट है और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ नहीं लेना। दूसरा रिजर्व, अगर रिजर्व्स हैं तो वो भी नहीं लिए जाएंगे, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट का जो भी लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ बैलेंस होता है वो भी नहीं लिया जाता, वो उनका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा।
और लोन फ्रॉम पार्टनर है तो वो भी यहाँ नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी का लोन है तो वो हम यहाँ पर लेंगे। सेम यहाँ था कि पार्टनर का लोन है तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी का है तो वो यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, इसके अलावा इससे पहले इसकी कर लेते हैं हम एंट्री, फिर बताती हूँ इसके अलावा क्या और लेते हैं यहाँ पे। एंट्री क्या होगी फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटी की। देखो यहाँ पे किया हमने ऑल लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है, ब्रॉट डाउन किया ना बाय ऑल लाइबिलिटी, तो इसका मतलब बाय जहाँ टर्म आया वो एंट्री के टाइम पे हमारा डेबिट है, और जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो बाय लगा देते हैं। तो सैंड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इट मीन्स रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी सैंड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यहाँ हमने अमाउंट लिख दिया। सेम ऐसे ही एंट्री में भी हम अमाउंट लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, देखो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में समटाइम्स बैड डेब्ट, कोई भी प्रोविज़न गिवन हो सकता है, डेप्रिसिएशन भी गिवन हो सकता है, तो वो सारे प्रोविज़न्स क्या होते हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर एसेट्स की तो ग्रॉस वैल्यू दिखाएंगे और उसे अलग से यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे, हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे, एसेट्स की ग्रॉस वैल्यू दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, कोई एसेट दिखा रहे हो तो उसकी ग्रॉस वैल्यू लिखनी है, और यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविज़न ऑन एनी एसेट्स। कौन कौन से हो सकते हैं, such as provision for doubtful debts, provision for depreciation, machinery replacement, reserves भी यहाँ अगर provision तो लेने ही लेने हैं, और reserves भी है वो भी यहाँ पर आएंगे, machinery replacement reserves है तो वो यहाँ पे आएगा। अब इनका टोटल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद क्या होगा, अब देखो बैलेंस तो हमने ब्रॉट डाउन कर दिए, इसके बाद एसेट्स को करेगा सेल, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज़ होगी उनकी की जाएगी पेमेंट। तो एसेट्स को सेल अगर कैश में किया जा रहा है या उनसे बैंक में बैलेंस डलवाया जा रहा है, चेक लिया जा रहा है, तो ऐसे केस में हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आएगा, या बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बाय बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये कब कब होगा, अमाउंट रिसीव ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जब रियलाइजेशन हुआ, जिन एसेट्स को आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था तो उनके केस में भी होगा, ठीक है। और ऐसी कोई एसेट हो सकती है जो पहले नहीं बैलेंस शीट में थी, रिकॉर्ड में, बाद में खरीदी होगी बैलेंस शीट, तो लास्ट डेट को मेंटेन हो गई ना फाइनेंशियल ईयर के। अगर बाद में कोई एसेट परचेज किया तो हमारी बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड है नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में वो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको भी सेल किया तो उससे भी तो वैल्यू मिली, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक, ठीक है। ओके, और यहाँ आ जाएगा इसका अमाउंट। ऐसे ही हो सकता है किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया हो एसेट को, तो वहाँ पर एंट्री हो जाएगी, वहाँ पर अब कैश तो आया नहीं लेकिन आपके पास से एसेट तो गई है, तो रियलाइजेशन तो 2 ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी आपको कोई गेन होता है या कोई प्रॉफिट हो रही है, कोई इनकम हो रही है, तो हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि वो क्रेडिट होता है, तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट हुआ, वो बनाया इसलिए जा रहा है कि आपको क्या रिसीव हो रहा और क्या आप पे कर रहे हो, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा है यहाँ पे। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अगर आपको कैश नहीं रिसीव हुआ तो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे कि आपको पैसा देना है बाद में। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका बैलेंस। अब कब कब होगा, एसेट्स को टेक ओवर कर रहा होगा पार्टनर तो उस कंडीशन में होगा, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सेम एसेट्स तो हमने सेल कर ली, लाइबिलिटीज़ को भी तो पे करना है, लाइबिलिटी की पेमेंट की जाएगी तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश जाएगा, या बैंक बैलेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। कब होगी, अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज़, अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, कोई लाइबिलिटीज़ हो सकती है बैलेंस शीट में नहीं स्टैंड कर रही थी, बाद में हुई हो, ठीक है, फॉर्म के सामने आई हो, तो उस केस में भी ये एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये सारा काम करने में कुछ एक्सपेंसेस भी तो होंगे, तो उस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इन सब का टोटल हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, सम टाइम हो सकता है कि पार्टनर जो है वो लाइबिलिटी को पे कर रहा है, फॉर्म के पैसों से नहीं हो रही, पार्टनर अपने पास से खर्च कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कब कब होगा, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, रेमुनरेशन कमीशन पेएबल टू हिम, और अगर उसे इस सब के लिए कमीशन या रेमुनरेशन दिया जा रहा है तो उस केस में भी यही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब क्या करना है,
दोनों साइड का टोटल कर देंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, दिस इज़ डेबिट साइड, इसका टोटल ज़्यादा आता है, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस बचेगा, वो क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में वो है प्रॉफिट। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम प्रॉफिट है तो उसके भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो हमें रेशो गिवन है क्वेश्चन में उसी में करेंगे। यहाँ पे न्यू और ओल्ड अलग अलग रेशो नहीं होंगी, एक ही रेशो होगी, उसी रेशो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो ख़त्म हो रहा है तो नई रेशो की तो क्या ज़रूरत है, वही जो रेशो चल रही थी वही रहेगी। यहाँ अमाउंट आ जाएगा, और अगर लॉस है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और अमाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार जर्नल एंट्रीज को भी। देखो, जर्नल एंट्री अगर हम कर रहे हैं तो हमने ओपनिंग की तो जर्नल एंट्री बता दी कि ब्रॉट डाउन वाली जर्नल एंट्री जो क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ की थी उसकी कैसे की है। ठीक है, व्हेन एसेट्स सेल फॉर कैश, अगर एसेट्स को कैश में सेल किया तो हमने किया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपने 11th में क्या पढ़ा था कि एसेट्स को सेल करते हैं तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, लेकिन अब तो एसेट्स हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ऐसे केस में यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो रूल लगा वो रूल लगा मेरा, जो अकाउंटिंग रूल लगा है वो लगा है रियल अकाउंट का, डेबिट वर्ड कम्स इन, फॉर्म के पास कैश आ रहा है तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इसलिए उसको हम फॉर्म के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, और आ रहा है तो उसे गेन भी हो रहा है, तो यहाँ पे लग गया नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल गेन्स और इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया। जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, वो भी तो पेमेंट करेगा। ठीक है, लेकिन वो पेमेंट नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे अकाउंट में सेटल कर देना, तो वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, कैश नहीं करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल करेंगे कैश की जगह पे, टू रियलाइजेशन करेंगे। यहाँ रियलाइजेशन में तो सेम हो गया नॉमिनल अकाउंट का रूल, और जो पार्टनर कैपिटल है वहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट इज रिसीवर, जो रिसीव कर रहा होता है अगर वो कैश पेमेंट नहीं करता तो उसका नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ गया। ओके, रियलाइजेशन में सेम नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया। नेक्स्ट हम लाइबिलिटी की वे की बात कर रहे थे, तो व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश, कैश में अगर लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है। ठीक है, और हम लाइबिलिटी को तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक अगर चेक दे रहे हैं तो बैंक कर देंगे, ड्राफ्ट दे रहे हैं तो बैंक कर देंगे, और अगर कैश दे रहे हैं तो टू कैश। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का ये रूल है। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारे पास टू कैश किया वो मैंने आपको बता दिया, रियल अकाउंट का रूल लगा, यहाँ पे क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके, नेक्स्ट है लाइबिलिटी, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो वो एग्री करता है कि मैं पे करूँगा, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। रियलाइजेशन में तो सेम लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया, और पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट किया क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट इज़ गिवर, पार्टनर पे कर रहा है ना, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, देखो अब इसके बाद हमारी कुछ और जर्नल एंट्रीज जो रह जाती हैं वो कौन सी हैं, वेरियस रिजर्व्स एंड प्रोविज़न ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन। हमने ये प्रोविज़न्स भी तो ट्रांसफ़र किए थे ना रियलाइजेशन में, सिर्फ लाइबिलिटीज़ तो ट्रांसफ़र नहीं की, प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र किए हैं, तो प्रोविज़न ट्रांसफ़र किए हैं तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, प्रोविज़न ट्रांसफ़र करें या रिज़र्व ट्रांसफ़र करें, दोनों ही केसेस में हमारी जो एंट्री हो जाएगी प्रोविज़न फॉर जो भी है, बैड डेब्ट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये सारे हमारे, ये दोनों तो हमारे प्रोविजंस का एग्जांपल हो गए, बैड डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन। और जो मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये हमारे रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड में गिवन होंगे आपको। सम टाइम हो सकता है बैड डेब्ट और डेप्रिसिएशन आपकी एसेट साइड में, बैड डेब्ट्स तो डेटर में से लेस किए हो सकते हैं, और डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स एसेट्स में से लेस किया हुआ हो सकता है। ठीक है, एसेट साइड में हो, लेकिन हमें उनको वो लाइबिलिटी साइड में ही भी शो कर सकते हैं, तो हमें उन्हें लाइबिलिटी ही मानना है। सम बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी साइड में ही
शो किए होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ग्रॉस वैल्यू दिखानी है हमें एसेट्स की, तो उसे लाइबिलिटी साइड में ही शो करते हैं। आपको जब जर्नल एंट्री करनी है या आपको अकाउंटिंग में अकाउंट में पोस्टिंग करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये आपको इसको लाइबिलिटी ही कंसिडर करना है। तो लाइबिलिटी को हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे डेबिट कर देंगे। और रिजर्व्स तो हमेशा लाइबिलिटी साइड में गिवन ही होंगे, तो ये भी डेबिट हो जाएंगे टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट इसके अंदर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि हमें रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इस तरह से कुछ रिजर्व्स दिए हो सकते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होता है। तो इट मीन्स प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखा भी हो सकता है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको बैलेंस शीट नहीं बना के दे रखी, सिर्फ अमाउंट दे रखी है, तो आपको साथ में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ होता है। और अगर बैलेंस शीट दे रखी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमारा लाइबिलिटी साइड में गिवन है तो वो प्रॉफिट है, और अगर एसेट साइड में गिवन है तो वो लॉस होता है, ठीक है। प्रॉफिट है तो उसको हमें डेबिट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हमें डेबिट करना है, ओके। और क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन सब की वैल्यू को, जो रिजर्व्स हैं, चाहे वो कॉन्टीजेंसी है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसे पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री बनती है यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड। सम टाइम हमें बैलेंस शीट के अंदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लिखा हो सकता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये क्या है, हमारी फिक्स एसेट्स हैं, इसे भी पार्टनर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते हैं। और एसेट में एक चीज़ और हो सकती है, एसेट साइड में मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इसे भी पार्टनर की कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्या होगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस वाला बैलेंस है, तो देखो जो एसेट्स वाली आइटम होती है उनको क्रेडिट कर दिया जाता है ना, टू लिखा जाता है, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकी क्लोजिंग तो ऐसे ही होगी सेम जैसे हमने बाकी एसेट्स की थी, लेकिन वहाँ पर हमने एसेट्स को सेल कर दिया था, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को सेल नहीं करना, उसे पार्टनर की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओके। नेक्स्ट होगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था, ठीक है। या एक चीज़ होगी, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो उस कंडीशन में इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। जब प्रॉफिट को बांटेंगे तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हो सकता है लॉस हो, ठीक है, तो वहाँ हमने पोस्टिंग की थी इसकी। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो उसमें पोस्टिंग की ना, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। लॉस ट्रांसफ़र की ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखो अगर हम रूल की बात करें तो पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर को प्रॉफिट से गेन हो रहा है, उसकी कैपिटल बढ़नी है, ठीक है, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही होगा। और अगर उसको लॉस है तो हो रहा है तो उसका अपनी कैपिटल में से कम हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। और रियलाइजेशन हमारा नॉमिनल अकाउंट पे रूल है। अब यहाँ पर फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर प्रॉफिट बांट रहे हो, ठीक है, तो फॉर्म का तो एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं ना, उसको बांट रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसलिए उसको रियलाइजेशन को कर दिया डेबिट। और अगर लॉस था तो फॉर्म तो एक तरह से गेन कर रही है, पार्टनर से तो ले रही है ना उस लॉस में कंट्रीब्यूशन लेने के लिए उससे, तो उसके पास तो एक बार पैसा आ रहा है पार्टनर से, तो इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो और हैं वो नोट कर लीजिए फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। फर्स्ट, ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट की जा सकती है सिर्फ उसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में लेना, ओके। नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ नो मेंशन द क्वेश्चन अबाउट द realizable value of the asset, then only the realizable value of tangible assets as given in balance sheet will be considered। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक,
ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेकिन जब एडजस्टमेंट की बात आई, आपको बैलेंस शीट में तीनों दे रखी थी, तो आपको स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में स्टॉक हमारी एक टेंजिबल एसेट है। हम ये मान लेंगे कि जितनी वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में थी उतने की वो सेल हो गई है, तो उसका वही का वही सेम प्राइस ले लेंगे सेल वैल्यू में। ठीक है, दूसरा, आप एक क्वेश्चन करोगे कि हमने कहा यहाँ पे दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कौन कौन सी एसेट्स ऐसी होती है, कौन सी एसेट ऐसी होती है जो कन्वर्ट नहीं होती कैश में? देखो, हम अपनी बैलेंस शीट में जहाँ एक साइड पर दिखाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये सब कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन हम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को भी तो वहाँ दिखाते हैं ना, जो हमने एक ही बार कर दिया और हम ये मानते हैं कि हमारे एक साथ हमारा लॉस ना दिखे बैलेंस शीट में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए हम ये कह देते हैं कि उसको आने वाले कई सालों तक वो एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंसेस किया वो हमें बेनिफिट देने वाले हैं, तो उसको आगे डेफर्ड टाइप के मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एसेट्स मान ली जाती है, लेकिन वो रियलिटी एसेट है नहीं, वो फिक्टिशियस एसेट है, तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आप आज बिजनेस को ख़त्म कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते तो अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं इस एडवर्टीजमेंट की, तो लाओ एडवर्टीजमेंट कंपनी मुझे पैसा वापस कर दो। ठीक है, वो तो हो गया ना आपका खर्चा। तो ऐसे केस में ऐसी एसेट्स को जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, आप उसे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जब बना रहे हो तो उसमें नहीं लिखोगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे ऐसे एसेट्स को। ऐसे ही जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आपने फ़ोन रिचार्ज करवाया था, ठीक है, तो अब फ़ोन कंपनी आपको पैसा थोड़ा ना वापस देगी, आप फॉर्म बंद कर रहे हो तो पार्टनरशिप फॉर्म आपकी ख़त्म हो रही है तो वो पैसा तो आपको वापस नहीं देगी ना, तो वो भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसे भी यहाँ नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, ओनली दोज लाइबिलिटीज़ विच रिलेट टू थर्ड पार्टीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको लाइबिलिटीज लेनी है। नेक्स्ट यहाँ रहेगा स्टूडेंट्स, ऑल लाइबिलिटीज विल बी पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सारी लाइबिलिटीज़ जितनी भी होंगी उनको लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया जाएगा डिसोल्यूशन के टाइम पे। स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसको लिख ही नहीं रखा, पेमेंट लिख ही नहीं रखी फॉर्म में, कि बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स भी थे, पीपी भी थे, ठीक है, और मिसेज एक्स का लोन था जो कि पार्टनर नहीं थी फॉर्म के अंदर, और उसने मिसेज एक्स का लोन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है एडजस्टमेंट के टाइम पर, तो हम ये मानेंगे कि जितनी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उतना ही उसको पे किया जाएगा। ओके, तो आप क्या करोगे, सारी लाइबिलिटीज़ को पे करोगे। नेक्स्ट है, इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी पेमेंट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन द अमाउंट इन द बैलेंस शीट विल बी टेकन। तो जो बैलेंस शीट में अमाउंट था उसी अमाउंट से ही पे करना है, वही अमाउंट लेना है सेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर्स। कॉलम इसके सेम वैसे ही बनेंगे जैसे रियलाइजेशन अकाउंट के बने थे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट लिख देंगे जितना हमें बैलेंस शीट में लिखा है। अब क्या होगा, फॉर्म को पार्टनर से अमाउंट रिसीव्ड होगा, जब अमाउंट रिसीव्ड होगा तो एंट्री क्या होगी, इफ़ द फॉर्म हैज़ गिवन लोन टू अ पार्टनर, तो अमाउंट रिसीव हो रहा है फॉर्म को, तो ऐसे केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आएगा या फिर चेक आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, अब जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास ये डेबिट है ना, और डेबिट वाले को हम इधर लिखते हैं बाय बैंक और कैश, और इधर आ जाएगा अमाउंट, और लास्ट नीचे कर देंगे टोटल अमाउंट, जितना भी रिसीव्ड होता है पार्टनर लोन से वो अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर। छोटा सा अकाउंट बनता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसे ही अकाउंट बनता है लोन बाय पार्टनर टू फॉर्म के लिए। ठीक है, ये है लाइबिलिटी फॉर्म के लिए, तो इसका बैलेंस इधर आ जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अमाउंट है यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक, और जब पार्टनरशिप फॉर्म पेमेंट करेगी पार्टनर को तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, कैश जाएगा तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, और बैंक अगर चेक से दे रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टू बैंक और कैश जो अमाउंट है, और इनका यहाँ पे आ जाएगा टोटल, जितना अमाउंट पे करते हैं उससे हो जाएगा टू बैंक और टू कैश वाली एंट्री और पोस्टिंग हमारी यहाँ पर। अब देखो समटाइम्स क्या हो सकता है, लोन तो हमारा था, एक एग्जांपल लेते हैं
इफ पार्टनर लोन ऑफ ₹50,000 सेटल्ड एट ₹48,000, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा बैलेंस ब्रोट डाउन हुआ वो तो होएगा 50,000 से, लेकिन यहाँ आएगा 48,000, ठीक है। पे तो 48,000 कर रहे हैं ना, तो उस केस में हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो हो जाएगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ आया 50,000, यहाँ आया 48,000, और क्योंकि हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल करना है, तो ये जो बैलेंस अमाउंट होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सेम जब हम यहाँ पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000, यहाँ लिखा पेमेंट में 48,000, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा टू रियलाइजेशन 2,000, तो दोनों साइड का टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों साइड का जो टोटल होगा मेरा वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया 50,000 पोस्ट साइड, ओके। नेक्स्ट हमारा अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर देखो, ये होगी डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड के। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, नहीं भी गिवन तो हमें एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू गिवन होगी, बैलेंस शीट आपको ओपनिंग वाली भी बनानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको कैपिटल का बैलेंस ब्रोट डाउन करना है। तो कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड में लिखी है, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा इस साइड ब्रोट डाउन बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगे अमाउंट वाले कॉलम में। सम टाइम हो सकता है कैपिटल जो है वो एसेट साइड में लिखी है, तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहाँ आ जाएंगे हमारा अमाउंट, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट रिजर्व्स गिवन हो सकते हैं बैलेंस शीट में, तो जो जो गिवन होगा उसे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिजर्व हमारे लाइबिलिटी साइड में गिवन है, तो हम यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व अकाउंट करके लिखेंगे, ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे सामने। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है लाइबिलिटी साइड में, तो वो प्रॉफिट होता है, तो उसे भी लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब देखो ये अमाउंट आएंगे कैसे, ये दोनों अमाउंट हमें जनरल एंट्री करवाई थी आपको, तो बताया था कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है उसमें आएंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल तो अलग अलग दे रखी होगी, 2 पार्टनर है तो उनकी, लेकिन ये वाले अमाउंट तो हमें इकट्ठे दे रखे होंगे टोटल, आपको उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ शो करना है, ओके। नेक्स्ट हमें डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन हो सकते हैं, वो ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल अमाउंट गिवन होगा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें एसेट साइड में गिवन हो सकता है, वो लॉस है, ठीक है, उसे भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके। नेक्स्ट बाय रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया था तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर लॉस हुआ था तो वो हमारा इधर आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर है अगर, तो ठीक है, तो एंट्री होती है ना रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, तो वो जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया, दोनों अगर हैं कोई ना कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे तो दोनों में आ जाएगा, अगर कोई एक है तो उसके में लिखेंगे। सेम ऐसे ही जो रियलाइजेशन का लॉस तो इधर आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसे, ठीक है। और अगर एसेट कोई टेक ओवर कर रहा है पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, ठीक है। अगर एक पार्टनर कर रहा है तो उसके साथ उसी के में कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा, दोनों कर रहे हैं तो दोनों में जितनी जितनी वैल्यू की एसेट्स वो टेक ओवर कर रहे हैं वो अमाउंट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। दोनों पार्टनर्स का, 2 पार्टनर है उनका अलग अलग होगा, 3 पार्टनर है तो उनका अलग अलग होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद क्या करना है, आपको देखना है अगर हमारी डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है जिस पार्टनर का, तो इट मीन्स उसे फॉर्म को कैश देना है, तो फॉर्म के पास कैश आएगा, वो लेके आएगा बिजनेस में कैश, तो कैश यहाँ लिखा जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी यहाँ से काउंट होगी। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पार्टनर को पेमेंट कर दी जाएगी, तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर, ओके, यहाँ पर आ जाएंगी। आई थिंक कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अकाउंट, कैश अकाउंट। उससे पहले देखो ये वाली एंट्री समझ लो। व्हेन पार्टनर इज पेड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, ठीक, तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस देखो कैसे था, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो उसको पे किया जा रहा है, ठीक। जब पे किया जा रहा है उसे, तो ये वाला अमाउंट जब पे कर रहे हैं तो फॉर्म पे कर रहा है ना, तो टू कैश हो गया, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो गई। और अगर डेबिट बैलेंस था तो रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब फॉर्म को उसका बैलेंस कम है, उसकी कैपिटल कम है और अमाउंट ज़्यादा बन रहा है जो कैलकुलेटेड हो रहा है उसकी साइड का, तो ऐसे केस में वो लेके आएगा, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अब बनाएंगे हम कैश और बैंक अकाउंट। सेम अमाउंट का कॉलम बनाना, पहले पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है डेबिट साइड, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट और फिर डेबिट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एसेट साइड के अंदर कैश या बैंक का बैलेंस दे रखा होगा, तो एसेट साइड के हमें बैलेंस दे रखा है, तो हमें यहाँ पर करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना अमाउंट। उसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स की रिलाइज की एंट्री की थी। एंट्री क्या की थी, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश आ रहा था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी करेंगे टू रियलाइजेशन, एसेट्स रियलाइज्ड वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, और लाइबिलिटी को पे किया था तो एंट्री थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कर रहे थे ना, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। सेम ऐसे ही अगर एक्सपेंसेस पे किए थे तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस की पेमेंट, और इसके बाद पार्टनर की कैपिटल की अगर पेमेंट की है तो यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर टू कैश लिखा है ना, पार्टनर को कैपिटल पे किया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ गया। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो कैश आपने पार्टनर से लिया हो, ठीक है, उसका डेबिट बैलेंस रहता था, तो ऐसे केस में जो एंट्री हुई थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था और कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। इसके बाद जो लास्ट रह जाता है, जो इससे पिछले स्लाइड में हमने किया, वो था लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर पार्टनर की लोन की पेमेंट की गई है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, बाय पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश थी एंट्री, तो यहाँ पे बाय पार्टनर लोन अकाउंट लिखा जाएगा। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश थी ना, तो बाय पार्टनर लोन लिखा जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और अगर पार्टनर ने फॉर्म को पे किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अब इन दोनों साइड का टोटल कर देंगे, ओके, और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। कोई ड्यूज़ नहीं बचेंगे, कहीं से आना नहीं बचेगा, किसी को देना नहीं बचेगा फॉर्म का, ठीक है। अब मैंने आज आपको इस वीडियो में ऑल बेसिक्स करवा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी रह गए हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ अलग अलग तरीके हैं कि बॉन्ड कौन कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, पे कौन कर रहा है, फॉर्म और पार्टनर का अलग अलग मेथड हो जाता है यहाँ पर, तो कुछ ट्रांजेक्शन जो है हमारी जो एंट्री होती है ट्रांजेक्शन करने में डिफरेंस आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसके साथ ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी जो ट्रीटमेंट है, जो रिटायरमेंट है, उससे कुछ अलग है, तो उसे भी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करूँगी ये दोनों कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ आने वाली वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सिखाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगी, उन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगी, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो जाए कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।